नमस्ते। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक की गहराई में उतरेंगे। नमस्ते। टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सुनने में ये कक्षा 10 का अध्याय लगता है, पर असल में ये पूरी केमिस्ट्री की नींव है। बिल्कुल सही कहा। तो चलो इस नींव को मजबूत बनाते हैं। हम एक एक करके कुछ स्लाइड्स देखेंगे और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। मैं तैयार हूँ। चलिए, तो ये हमारी पहली स्लाइड है। अरे वाह, इस पर तो एक चमकता हुआ कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। हाँ, ये बस ये दिखाने के लिए है कि केमिस्ट्री कितनी दिलचस्प हो सकती है। तो स्लाइड की हेडलाइन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इसमें बताया गया है कि हम क्या क्या सीखेंगे, जैसे रासायनिक परिवर्तनों को पहचानना, समीकरण को संतुलित करना और उपचयन अपचयन जैसी चीजें। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, क्या ये अध्याय केमिस्ट्री को समझने के लिए सच में इतना जरूरी है? मतलब ये बेस है? बिल्कुल। अरे सर, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, और देखो वो क्या कह रहा है। ये अध्याय रसायन विज्ञान का आधार है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। मतलब अगर ये समझ आ गया तो आगे की केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड पर एक बीकर है जिसमें से धुआं निकल रहा है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। ये शायद दिखा रहा है कि हम रासायनिक बदलावों को कैसे पहचान सकते हैं। बिल्कुल। हेडलाइन है रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बनना, या फिर रंग बदलना, गैस का निकलना या तापमान में बदलाव, ये भी तो है। हाँ, रोज की जिंदगी में देखें तो भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब इसके उदाहरण हैं। मेरा एक सवाल है, क्या किसी अभिक्रिया में ये सारे लक्षण एक साथ दिखने जरूरी हैं? या अगर कोई एक भी दिखे तो मान लेंगे कि रिएक्शन हुई है? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, कोई एक भी काफी है। सर, यहाँ फिर से एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, इसे ध्यान से देखो। ये एक बहुत जरूरी उदाहरण है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस निकलती है और तापमान बढ़ता है। अच्छा, तो इसमें दो लक्षण एक साथ दिख रहे हैं। हाँ, और परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, कोई एक लक्षण भी काफी है। चलो अब अगली स्लाइड पर एक बहुत ही मजेदार अभिक्रिया देखते हैं। ओके। यहाँ एक चित्र है जिसमें चिमटे से पकड़कर मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। और देखो कितनी तेज सफेद रोशनी निकल रही है। हाँ, डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम लिखा है। ये क्रियाकलाप है मैग्नीशियम का दहन। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये एक चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है। और जलने के बाद एक सफेद पाउडर मतलब चूर्ण बचता है। हाँ, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। 2Mg + O2 = 2MgO। ये एक संयोजन अभिक्रिया है। सर, इस स्लाइड में लिखा है कि रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ करते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा पॉइंट है। तुम ही देखो, शायद जवाब कहीं आसपास ही हो। अरे, इसका जवाब तो शायद इस एग्जाम अलर्ट में है। बिल्कुल सही पकड़ा, पढ़ो जरा। मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उस पर जमी ऑक्साइड की परत हट जाए। हाँ, वो परत उसे आसानी से जलने से रोकती है। ये 1 नंबर का पक्का सवाल है। समझ गए। एकदम सही। ये छोटी छोटी बातें ही परीक्षा में अंक दिलाती हैं। चलो अब अगली स्लाइड में समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड पर एक तराजू है जिसके दोनों पल्लड़े बराबर हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिखा रहा है। बिल्कुल। हेडलाइन है संतुलित रासायनिक समीकरण। नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश। इसका मतलब है कि अभिकारकों मतलब LHS का कुल द्रव्यमान और उत्पादों यानी RHS का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। हाँ, और जो समीकरण संतुलित नहीं होता उसे कंकाली समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। संतुलन के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग होता है। सर, ये हिट एंड ट्रायल विधि थोड़ी मुश्किल लगती है। क्या इसमें गलतियां होने की संभावना नहीं होती? शुरू में होती है, पर प्रैक्टिस से आ जाती है। सर, यहाँ एक समीकरण दिया गया है एग्जाम अलर्ट में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समीकरण है Fe + H2O + Fe3O4 + H2। अच्छा। इसे संतुलित करने पर जल के अणुओं की संख्या 4 होती है। बोर्ड परीक्षा में संतुलन के लिए ये समीकरण बहुत बार आया है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, प्रैक्टिस करने से हिट एंड ट्रायल विधि भी आसान हो जाती है। चलो अब अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं।
अगली स्लाइड पर है संयोजन अभिक्रिया। इस पर तो पजल के दो टुकड़े जुड़कर एक हो रहे हैं, मतलब संयोजन। हाँ, सबसे सरल उदाहरण। हेडलाइन है संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं। A + B √C। सबसे अच्छा उदाहरण है बिना बुझा चूना यानी CaO। जब जल H2O से मिलता है तो बुझा हुआ चूना CaOH2 बनता है और बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। अच्छा, तो बिना भुजा चूना क्विक लाइम है और भुजा हुआ चूना स्लेक्ट लाइम है, इनमें यही अंतर है। हाँ, पानी का। ओह अच्छा, इसका उपयोग एग्जाम अलर्ट में दिया है सर। हाँ देखो, बुझे हुए चूने का उपयोग सफेदी करने में होता है। अच्छा, वही व्हाइट वॉशिंग, ये दीवारों पर चमक लाता है। बिल्कुल, ये याद रखना। ठीक है। बहुत अच्छे, तुमने ध्यान दिया कि पिछली अभिक्रिया में ऊष्मा निकली थी। हमारी अगली स्लाइड इसी से संबंधित है। ओके। इस स्लाइड पर एक थर्मामीटर और आग का चिन्ह है जो साफ साफ ऊष्मा के निकलने को दर्शा रहा है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण श्वसन मतलब रेस्पिरेशन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पाचन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। सर ये थोड़ा अजीब है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे हुई? हम सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, पर गर्मी निकलने का एहसास तो नहीं होता। बहुत अच्छा सवाल है। सर मेरा सवाल तो सीधे एग्जाम अलर्ट में ही पूछा गया है। हाँ देखो, ये परीक्षा का सबसे पसंदीदा प्रश्न है। प्रश्न, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? उत्तर, हाँ। अच्छा। शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो ऊष्मा का ही एक रूप है। हमारा शरीर जो गर्म रहता है वो इसी वजह से है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। चलो अब संयोजन अभिक्रिया की ठीक उल्टी अभिक्रिया देखते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है। इस स्लाइड पर एक चट्टान जैसा कुछ टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रहा है। तो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हुई। एकदम सही। हेडलाइन है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। ये संयोजन के विपरीत है। हाँ। उदाहरण, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर उसका हरा रंग बदल जाता है और सल्फर के जलने जैसी गंध आती है। सर, क्या वियोजन के लिए हमेशा गर्म करना मतलब ऊष्मा देना ही जरूरी होता है? ये भी अच्छा सवाल है। सर एग्जाम अलर्ट में एक और उदाहरण है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं जो कि NO2 होता है उत्सर्जित होता है। अच्छा, तो ये भूरे रंग का धुआं किस गैस का है? ये परीक्षा में पूछते हैं। बिल्कुल। और तुम्हारे सवाल का जवाब कि क्या हमेशा गर्म करना जरूरी है? नहीं। तो और कैसे होता है? वियोजन के लिए ऊष्मा के अलावा प्रकाश और बिजली की भी जरूरत हो सकती है। चलो अगली स्लाइड में प्रकाश का उदाहरण देखते हैं। ओके। यहाँ सूरज की किरणें एक कटोरी में रखे पाउडर पर पड़ रही हैं। ये प्रकाश से होने वाली अभिक्रिया को दर्शा रहा है। सही है। हेडलाइन है प्रकाशीय वियोजन। ये सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया है। उदाहरण, सिल्वर क्लोराइड AgCl सूर्य के प्रकाश में धूसर मतलब ग्रे रंग का हो जाता है। ऐसा ही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है। और इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। हाँ? सर क्या इसीलिए कुछ दवाइयों को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि उन पर प्रकाश का असर ना हो? क्या बात है, तुमने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया है। सर एग्जाम अलर्ट में भी रंग बदलने की बात है। हाँ देखो, अलर्ट कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद से धूसर हो जाता है। ये सीधा प्रश्न बनता है। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब एक और मजेदार अभिक्रिया देखते हैं अगली स्लाइड में, जहां एक तत्व दूसरे की जगह ले लेता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ देखो, स्लाइड पर एक बड़ा चुंबक एक छोटी धातु की गेंद को उसकी जगह से हटा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक अधिक शक्तिशाली तत्व कम शक्तिशाली तत्व को विस्थापित कर देता है। एकदम सही। हेडलाइन है विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। इसका वो लोहे की कील वाला प्रयोग है ना? हाँ वही, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलेन में डालने पर विलेन का रंग फीका पड़ जाता है और कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत चढ़ जाती है। सही। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है और कौन सा कम? इसकी कोई लिस्ट होती है? हाँ, उसे क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा सर, एग्जाम अलर्ट में रंग बदलने का कारण बताया गया है। हाँ देखो, CU4SO4 का नीला रंग
बदलकर हल्का हरा हो जाता है। FeSO4 बनने के कारण? बिल्कुल। ठीक है। चलो अब अगली अभिक्रिया देखते हैं जहाँ दो तत्व अपनी जगह की अदला बदली करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट। सही। यहाँ 4 अलग अलग रंग की गेंदें हैं जो आपस में पार्टनर्स बदल रही हैं। ये आयनों के आदान प्रदान को दिखाता है। हेडलाइन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका उदाहरण सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला है। हाँ, उनको मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवशेप यानी प्रेसिपिटेट बनता है। सर, ये अवशेप क्या होता है? क्या ये पानी में नहीं घुलता? इसका जवाब तो सीधे एग्जाम अलर्ट में है सर। सही, पढ़ो। बेरियम सल्फेट जल में अघुलनशील होता है। हाँ, इनसॉल्युबल, इसीलिए वो ठोस बनकर नीचे बैठ जाता है। समझ गई। एकदम सही। चलो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझते हैं, उपचयन और अपचयन। अगली स्लाइड देखो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ, यहाँ ऑक्सीजन का अणु एक सतह से टकरा रहा है जो ऑक्सीजन के जुड़ने को मतलब उपचयन को दिखा रहा है। ठीक है। तो उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, और अपचयन इसका ठीक उल्टा है। और जब ये दोनों एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल। उदाहरण, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर वो काला पड़ जाता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। सर, क्या रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ ही होते हैं? हमेशा। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट में कॉपर के काले होने की बात है। हाँ पूजा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। गर्म करने पर कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ती है जो कॉपर ऑक्साइड है। ये उपचयन का एक क्लासिक उदाहरण है। ठीक है। रेडॉक्स का मतलब ही है कि दोनों साथ होंगे। उपचयन का असर हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। अगली स्लाइड है संक्षारण। क्रोरिजन। इस पर एक जंग लगे गियर के ऊपर एक शील्ड का निशान है। हाँ, जो संक्षारण और उससे बचाव को दर्शाता है। तो हेडलाइन है संक्षारण। जब धातु अम्ल और नमी के संपर्क में आती है तो खराब होने लगती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। हाँ, या चांदी पर काली परत चढ़ना और तांबे पर हरी परत चढ़ना। ये भी एक उपचयन प्रक्रिया है। इसे रोकने के लिए पेंट या यशद लेपन किया जाता है। सर, ये यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अच्छा सर, एग्जाम अलर्ट में तो ये तीनों उदाहरण याद रखने को कहा गया है। हाँ, ये मैच द कॉलम में आता है, याद रखें। चांदी पर काली और तांबे पर हरी परत संक्षारण के विशिष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, याद रहेगा। शाबाश। उपचयन सिर्फ धातुओं को ही नहीं, हमारे खाने को भी खराब करता है। देखो अगली स्लाइड। विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी। इस पर चिप्स का एक फूला हुआ पैकेट दिखाया गया है। हाँ, जो बताता है कि खाने को खराब होने से कैसे बचाया जाता है। तो वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थों का खराब होना ही विकृत गंधिता है। यह तेल या वसा के ऑक्सीडेशन से होता है जिससे स्वाद और गंध बदल जाती है। बिल्कुल। और इसे रोकने के लिए चिप्स के पैकेट में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सर, इसका मतलब चिप्स के पैकेट में जो हवा होती है वो नाइट्रोजन होती है, सामान्य हवा नहीं? बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है। हाँ सर, एग्जाम अलर्ट में भी यही लिखा है। चिप्स निर्माता पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो। सही। ये एक बहुत सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है और परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलो अब इस पूरे अध्याय का सार देखते हैं अगली स्लाइड में। ओके, रिवीजन। यहाँ एक क्लिप बोर्ड है जिस पर एक चेकलिस्ट बनी हुई है। हाँ, सभी मुख्य बिंदुओं को एक जगह दिखाने के लिए। तो देखो, संयोजन, दो मिलकर एक बने। वियोजन, एक टूटकर अनेक बने। विस्थापन, अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को हटाया। और द्विविस्थापन, आयनों का आदान प्रदान। और रेडॉक्स, एक का उपचयन दूसरे का अपचयन। शानदार। सर, क्या परीक्षा के लिए सिर्फ इन परिभाषाओं और एक एक उदाहरण को याद करना काफी होगा? काफी हद तक, पर एक और चीज जरूरी है। अरे, यहाँ एक और बहुत जरूरी अलर्ट है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। सभी रासायनिक सूत्रों की भौतिक अवस्था मतलब SLGAQ लिखना ना भूलें। अच्छा, इसके भी अंक मिलते हैं? बिल्कुल। तो परिभाषा और उदाहरण के साथ ये भी जरूरी है। ठीक है सर। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है अभ्यास। यही हमारी आखिरी स्लाइड का संदेश है। सफलता की ओर अदिया कदम। इस पर एक ग्रेजुएशन कैप और डिग्री का स्क्रोल है। हाँ, तो सलाह दी गई है NCERT के अभ्यास प्रश्न हल करें, प्रयोगशाला के क्रियाकलापों को दोबारा पढ़ें और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। और सबसे बड़ी बात, विज्ञान रटने का नहीं, समझने का विषय है। सही। सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, पर इतने सारे समीकरणों को याद रखने का कोई आसान तरीका है? सर, इसका जवाब आखिरी एग्जाम अलर्ट में है।
सफलता का मूल मंत्र, निरंतर अभ्यास और स्पष्ट संकल्पना। बिल्कुल सही। जितना लिख लिख कर अभ्यास करोगी, कॉन्सेप्ट उतने ही स्पष्ट होंगे और समीकरण अपने आप याद हो जाएंगे। जी सर, आज के बाद ये अध्याय बहुत आसान लग रहा है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो पूजा, आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की दुनिया को समझा। याद रखना, केमिस्ट्री रटने से नहीं, बल्कि इसके पीछे के लॉजिक को समझने से आती है। जी। अभ्यास करती रहो और सवाल पूछती रहो। जी सर। बहुत अच्छे। अब सभी सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात। हमारे अपने शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। क्या श्वसन के अलावा कोई और अभिक्रिया सोच सकते हो जो ऊष्माक्षेपी हो? इस पर सोचना। नमस्ते। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक की गहराई में